हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। चाहे आप यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो या फिर लोअर पीसीएस का हो, इन सभी में शायद चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले, इन सभी एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा यह सेशन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, महेंद्र इसमें दिया है, एक और शासक का नाम दिया है, दूसरा वर्ष राजवंश से संबंधित। कौन शासक कौन राजवंश से संबंधित है, इसके बारे में मिलान करना है। महेंद्र वन प्रथम जो थे, ये पल्लव वंश से संबंधित थे। इसके बाद कंडुगोन वंश, ये किससे संबंधित है, तो ये पांडव वंश से संबंधित थे। अमोघवर्ष प्रथम, ये किससे संबंधित थे, तो अमोघवर्ष प्रथम ये संबंधित थे राष्ट्रकूट वंश से। इसके बाद राजा राज प्रथम, ये किससे संबंधित थे, तो ये चोल संबंधित थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, इसके बाद तीसरे का पहला एंड चौथे का तीसरे पे। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैदवंश प्रथम पल्लव, कंडुगोन पांड, अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट, राजा राज प्रथम चोल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो किस क्षेत्र में फैला हुआ था, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट भी आ जाता है तथा दक्कन के कुछ भाग भी आते हैं, जैसे उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चोलों की राजधानी। चोलों की राजधानी क्या थी, तो चोलों की राजधानी क्या थी, चोलों की राजधानी थी तंजौर। इसके बारे में देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर यानी तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी, ये भी पूछ सकता है आपको। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, उरैयूर। संगम काल में अगर पूछे तो चोलों की राजधानी क्या थी, उरैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 शायद टेक्निकल टीम ने नहीं ऐड कर पाया। यहाँ पर देखिए, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो चोल में था। 5 देखिए क्वेश्चन, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो कौन सा देखता था, टोट्टवारियम। कौन देखता था, तो टोट्टवारियम। इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, चोलकालीन गाँव के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने के वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है, तो किस कला का उदाहरण है, चोल कला का उदाहरण है। इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक कांस्य धातु की मूर्तियां का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी जिसे शिव कहा जाता है की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया है। ये मूर्तियां किस प्रकार से हैं, तो चतुर्भुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कूट दिया है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करना है। पहला दिया है इसमें, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। यह तो सही है, शिव से संबंधित है, 4 हाथ भी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला
महिला का, तो ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उसके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू का प्रतीक और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि यानी विनाश का प्रतीक प्रदर्शित होता है। उनका दूसरा दाहिना हाथ क्या है, तो अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो शिक्षक रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्वगज पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना की सहायता से उसने श्री विजय सिंहल, जिसे श्रीलंका भी कहा जाता था, मालदीव आदि पर विजय प्राप्त की थी। सिंहल का मतलब होता है श्रीलंका दोस्तों। तब श्रीलंका की नाम जो था उस समय प्राचीन काल में सिंहल ही कहा जाता था, सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखिए, इसमें कह रहा निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में आंसर आयोग दूसरा दिया था, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह पवित्र चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2024 में पूछा था। कब पूछा था? ये यूपीएससी 2024 में पूछा था। यूपीएससी 2024 में मैंने भी दिया था, तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वीं देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12वीं में निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड राजा को पकड़ लिया था? तो किसने? तो राजा राज प्रथम ने। इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। चोल शासक राजा राज प्रथम ने 10वीं शताब्दी में त्रिवेंद्रम, जिसे कंडलूर शैले कहा जाता था, इस पर आक्रमण करके चेरा यानी चेर बेड़े को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन सा शासक था? तो राजेंद्र प्रथम था। कौन सा शासक था? तो राजेंद्र प्रथम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नाम बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता? अभी आपने पढ़े थे वहाँ पर, तो राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो किसने? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। किसने? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पल्लेरुमाल के साथ कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15वें की बात करें तो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुलोत्तुंग प्रथम ने। तो किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो तक्कोलम का युद्ध, वो किसके किसके बीच में हुआ था? इसके बारे में यहाँ पूछा है। तो किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच में? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। इसके बारे में बात करते हैं तो चोल और शासक जो थे प्रांतक प्रथम,
चोल शासक थे परांतक प्रथम। अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण जो तृतीय थे, पश्चिम गंगों की सहायता से तलुक्कम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम ने इस उपलक्ष्य में तंजय कोड की उपाधि धारण की थी। किस उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि? तो तंजय कोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो आप यहाँ ऑप्शन सब गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसके बारे में। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। ठीक, चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते हुए उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था, परंतु चोल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो कौन सी थी? नानादेश और मणिग्राम। इसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। श्रेणी जो थी, नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठन को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। व्यापारी संघ के जो संघ के हैं वो मणिग्रामम थे, अनानादेशिस थे। अनानादेश जिसे कहा जाता था वलैंग, बलंजियर, इंदंगे, माणिग्रामम, नानदेशसी दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, यानी वातापी के चालुक्य इनको कहा जाता था। बीजापुर वर्तमान जो इस समय था विजयपुरा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। वातापी के चालुक, बादामी के चालुक, ये दो शाखाएं थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में बात करें तो चालुक्यों की जो राजधानी थी ये क्या थी? तो बादामी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो पुलकेशियन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशियन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक 610 से 642 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता था पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन ऐसा माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में 22 के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? उच्च पद प्रदान किए जाते थे तो कौन से? तो चालुक्य वंश में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक, उस समय शासक कौन था? तो विजयादित्य था, विजयादित्य प्रथम। क्वेश्चन नंबर 23 बात करें, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो योहोल अभिलेख होता है, पुलकेशियन द्वितीय हैं, उनके योहोल अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, इनका क्या नाम है? योहोल प्रशस्ति। उनके अभिलेख का क्या नाम है? योहोल प्रशस्ति। बादामी के ये चालुक्य कहे जाते हैं, ये बादामी के शासक कहे जाते हैं, पुलकेशियन द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? सभी लोग को पता है किसने दिया है? तो मातवालिन। ठीक, इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो मातवालिन नामक चीनी यात्री जो थे वो चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का उल्लेख करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था। तो किसने भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने भेजा था। ठीक, इसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ किसका है? तो ये तमिल व्याकरण का है। ठीक, इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तोल्काप्पियम के प्रलयनकर्ता तोल्काप्पियस ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। ठीक, इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पर। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो।
कौन था? तो इलंगो था, शिल्पादिकालम इलंगो आडिगल था। ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कौन सा? तो शिल्पादिकारम। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 के बारे में बात करते हैं। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें दिया है सूची एक में त्रिकुरल और तोल्कापियम, शिल्पादिकारम, मणिमेकलय, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा है तिरुकुलर जो था ये दर्शन से संबंधित है, तोल्कापियम ये व्याकरण से संबंधित है, शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा से संबंधित है, जबकि मणिमेकलय ये वाणिक कथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखते हैं, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना पुरास्थल की खुदाइयों को प्राप्त होती है। तो किसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो आरिकामेणु में। किसमें? तो आरिकामेणु में मिलता है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आरिकामेणु पूर्वी तट पर पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी से अब कहा जाता है, से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में अगर हम जाएँ तो कोरोमंडल तट पर यह स्थित था। इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात होता है? तो आरिकामेडु। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त होती है? तो आरिकामेडु से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, एम्फोरा जार होता है, क्या होता है? एक क्या होता है? तो एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता था। एम्फोरा जार कैसा होता था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार होता था। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघुवेद की संज्ञा दी है? तो कुरिल को। कुरिल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। कुरिल जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो कौन था? तो कंबन थे। कौन थे? तो कंबन थे। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायणम तथा रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। किस भाषा में? तो तमिल भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं, तो पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी थी। वेंगी थी जो पांडराज की जीवन रेखा थी। पांडराज की जीवन रेखा कौन थी? तो वेंगी थी। पांडराज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरई तथा तिरुनेवेली के जिले और केरल त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरई थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए सही कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड 4। जो तोंडी था और ये मुसिर था, ये दोनों क्या था? संगम पत्तन के पश्चिमी तट पर स्थित था। ठीक। इसके बारे में यहाँ बात करें तो एक अज्ञात ग्रीक नाविक जो थे, नाविक के द्वारा रचित दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलिसंडा भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह थे। ये सब क्या था? बंदरगाह था। मिलान करने का आएगा यूपीएससी यूपीएससी में मिलान करने को आता है कि ये क्या था, इसके सामने ऐसे इसका नाम दे देगा, इसके सामने बंदरगाह दे देगा, तो जो जोन रहेगा उसी पर मिलान करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। इसके बारे में आप देख लिए। प्रथम संगम अध्यक्षता अगस्त ऋषि, कहाँ हुआ? मदुरई। द्वितीय संगम स्थान अध्यक्षता कपाटपुरम अलवई, अध्यक्षता कौन किया था? तो अगस्त ऋषि, बाद में तोलक्कापियर ने किया था। तृतीय संगम
स्थान कहाँ है? मदुरई। अध्यक्षता कौन किया था? नक्कीरर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें दिया है चालुक्य दिया है, उसका राजधानी भी दिया है। ठीक, तो पहला जो दिया है चालुक्य की राजधानी क्या थी? तो बादामी। बादामी के चालुक्य कहा जाता था, यानी पहला का तीसरा हो जाएगा। पहला का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद दिया है दूसरा पल्लव। पल्लव किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम की राजधानी थी, यानी दूसरे का चौथा हो जाएगा। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। एंड पांड्य की राजधानी मदुरई थी। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, अच्छी है। पुलकेशिन द्वितीय जो था बादामी का सबसे प्रतापी शासक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, निम्नलिखित में से पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3। इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम 606 से 630 ईस्वी, नरसिंह प्रथम 630 से 668, परमेश्वर वर्मन ये 670 से 700, नंदी वर्मन ये 731 से 795 इसका शासनकाल होता है। क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं 39 का, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में समुद्री अभियान भेजा था? तो किसने भेजा था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजा था। पल्लव वंशीय शासक था ये। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम को श्रीलंका मतलब लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी। ठीक, इसके बारे में कदम वंश की राजधानी क्या थी? कदम वंश की राजधानी क्या थी? वनवासी। क्या थी? वनवासी। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज्य का जो पुलकेशिन द्वितीय था ने अपने राज्य में मिला लिया था आक्रमण करके, उसे जीत करके। तंजौर चोलों की, कांची पल्लव की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे डायरेक्ट। आप 41 यहाँ पर 41 आप देख सकते हैं, 42 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। इसके बारे में देखिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांडवों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पांडवों की राजधानी। मिलान करने का आएगा, एक और राजवंश दे देगा, उसकी राजधानी दे देगा, तो आप लोग को मिलान करना रहेगा। ठीक, संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर आयोजित हुआ था, मदुरई में ही। अभी आप लोग पढ़े थे, प्रथम और तृतीय हुआ था यहीं पर, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः 4 अगस्त एवं नक्कीरन ने की थी। तो दोस्तों ये रहे टॉप 42 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो, वीडियो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग यहाँ पर चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से तथा साथ ही साथ कदम वंश से भी संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, आने वाले एग्जाम में लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस के क्वांटिटी ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।